हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 को, जो है आपकी पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, इस यूनिट को कंप्लीट वन शॉट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के अंदर हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो मैं इस यूनिट के अंदर आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन होती क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम। एक भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के अंदर रहने वाले कुल लोगों की संख्या, इसी को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की बात करूं पॉपुलेशन या जनसंख्या का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन मीन्स ऑल द पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस सच एज ए विलेज, सिटी, स्टेट और कंट्री एट ए स्पेसिफिक टाइम। एक निश्चित समय अंतराल के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे विलेज, सिटी, स्टेट और कंट्री में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनसंख्या, और पॉपुलेशन ऑफ जयपुर, यानी कि जयपुर की जनसंख्या। ठीक है, बात करते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है भाई, यानी कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। Population explosion is the rapid and uncontrolled increase in the population of a country, resulting in an imbalance between the population and the available resources such as food, housing, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से और अनकंट्रोल मैनर के अंदर बढ़ती है, जिसके कारण जो जनसंख्या है और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर, इनके बीच में इम्बेलेंस देखने को मिलता है। इसी को नाम देते हैं जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स ए वेरी फास्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ए पीपल इन ए कंट्री विच क्रिएट्स प्रेशर ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है किसी भी देश के लोगों की संख्या का तेजी से बढ़ना, जिसके कारण जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, साथ ही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि जीने का जो तरीका है एक तरह से, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी को नाम देते हैं जनसंख्या विस्फोट। ये डेफिनेशन आपको याद रखना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ठीक है, साथ ही इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि 15 मार्क्स के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है, यानी किसी भी एरिया की, किसी भी देश की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर जो दिया गया है वही अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है कि इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, इक्वलिटी एंड सोशल वेलबिंग। ठीक, सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, इक्वलिटी एंड सोशल वेलबिंग के अंदर इंप्रूवमेंट होना। ठीक है, उसी को हम नाम देते हैं सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, मोर पीपुल लिव इन लिमिटेड स्पेस लीडिंग टू कंजेस्टेड हाउसेज एंड स्लम एरियाज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी। ओवर क्राउडिंग का मतलब भीड़ ज्यादा होगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, जो भी लोग हैं वो कंजेस्टेड हाउस के अंदर रहेंगे, साथ ही वो स्लम एरियाज के अंदर रहेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे है पुअर हाउसिंग। अगर किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पे हाउसिंग कंडीशन पुअर देखने वाली है। क्यों, मेनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसिंग रिजल्टिंग इन अनसेफ लिविंग कंडीशन। बहुत सारी फैमिली जो है, बहुत सारे परिवार जो है वो प्रॉपर हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे वहां पे जो लिविंग कंडीशन है वो अनसेफ रहने वाली है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स बिकम ग्रेटर देन द अवेलेबल जॉब्स। अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पे जो भी जॉब पाने वाले लोग हैं वो अवेलेबल जॉब की तुलना में बढ़ जाएंगे, यानी कि जॉब तो है कम, लेकिन जॉब पाने वाले जो भी लोग हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब असाक्षरता। ठीक है, यानी कि अनपढ़ एक तरह से। मोर चिल्ड्रन मेक इट डिफिकल्ट फॉर फैमिलीज एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द एवरीवन। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है कि उनके परिवार
और जो भी गवर्नमेंट है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सभी को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीज क्राइम। ठीक है, क्राइम भी इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे अगर किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे क्राइम भी इंक्रीज होंगे। क्यों? पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट टू द थेफ्ट, वायलेंस एंड अदर क्राइम्स। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे गरीबी भी ज़्यादा होगी, गरीबी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बेरोजगारी भी ज़्यादा होगी, बेरोजगारी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, चोरी, हिंसा और अदर क्राइम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है पुअर हेल्थ सर्विसेज। अगर किसी भी देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य की सेवाएं वो भी क्या होगी, पुअर होगी। ठीक है, हॉस्पिटल्स बिकम ओवर क्राउडेड, causing shortage of बेड्स, medicines एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। जो हॉस्पिटल्स है वो ओवर क्राउडेड होंगे, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसके कारण बेड्स, मेडिसिन और हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद है पुअर सैनिटेशन। Overcrowded areas often have inadequate toilets, unsafe drinking water, and poor waste disposal, increasing the risk of disease। जो ओवरक्राउडेड एरिया होते हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके जो होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, इनएडुकेट टॉयलेट्स, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, पुअर वेस्ट डिस्पोजल के कारण जो डिजीज का रिस्क है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद है मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज एंड क्लोजली स्पेस्ड बर्थ्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेटरनल इलनेस। ठीक है, यानी कि ऐसी महिला जिसके अंदर बार बार प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि साथ ही जो स्पेस बर्थ है, यानी कि जो बच्चे का जन्म है उसके बीच में जो स्पेस है, दो बच्चों के बीच में जो स्पेस रहना चाहिए वो कम है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो मदर है उसके बीच में बीमारियां जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, मेटरनल डेथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, साथ ही इन्फेंट मोर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं अब इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और जीने के तरीके के अंदर इंप्रूवमेंट होना। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर, सबसे पहले तो पुअर्टी वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ए लार्ज पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मीट एवरीवन्स नीड। ठीक है, अगर किसी भी देश की जनसंख्या जो है वो ज्यादा होगी तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है, जिससे क्या होगा, जो प्रत्येक लोग है उनकी नीड्स जो है वो पूरा नहीं हो पाएगी, उसके अंदर डिफिकल्टी होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, मोर पीपल compete फॉर लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, किसी भी देश की अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी कि व्हेन पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन नेचुरल नेशनल इनकम, द एवरेज इनकम पर पर्सन डिक्रीज। अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन जो है वो नेशनल इनकम से ज्यादा बढ़ती है तो वहाँ पे एक पर्सन की जो है इनकम जो है एवरेज, एक पर्सन की एवरेज इनकम जो है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी, हाइयर पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड विच में एग्जिट प्रोडक्शन। अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन जो है वो हाई है तो वहाँ पे फूड की डिमांड भी ज़्यादा होगी, जो प्रोडक्शन से ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मोर ऑन द स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स, हाउसिंग, वाटर सप्लाई और वेलफेयर प्रोग्राम। अगर किसी भी देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा खर्चा करने पड़ेगा स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर, रोड्स पर, हाउसिंग, वाटर सप्लाई और वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। ठीक है, क्या होता है पॉपुलेशन कंट्रोल भाई? पॉपुलेशन कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ reducing और regulating the rate of population growth through voluntary family planning, education, women's employment and government programs to maintain a balance between population and available resources। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू क्या किया जाता है, उसको कम किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है, ताकि पॉपुलेशन और अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। इसी को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल मींस कीपिंग द पॉपुलेशन एट ए मैनेजेबल लेवल सो दैट एवरी पर्सन कैन गेट प्रॉपर फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण का मतलब होता है पॉपुलेशन को मैनेजेबल लेवल पर रखना ताकि हर इंसान को प्रॉपर फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और हेल्थ केयर प्राप्त हो सके या मिल सके। ठीक है, इसी को नाम देते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी,
बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके गोल्स क्या है, क्यों हम जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीने का तरीका है। ठीक है, एक तरह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम क्या करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रमोट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हम क्या करना चाहते हैं, मात्र हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हम गरीबी और बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण करते हैं। ठीक है, टू एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूज कर सके, इसलिए हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वहां पे आपको लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज अचीव थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको 4 स्टेज के थ्रू या 4 कंपोनेंट्स के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, सेकंड है सोशल डेवलपमेंट, थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फोर्थ है एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है भाई, वुमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन लाइव्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर प्रत्येक महिला को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रीडम दी जाती है, ताकि प्रत्येक महिला खुद की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, साथ ही खुद के जीने के तरीके के बारे में डिसीजन ले सके। इसको ही नाम देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट क्या होता है भाई। सोशल डेवलपमेंट इज द इंप्रूवमेंट इन द सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। सोशल डेवलपमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल का एक ऐसा कंपोनेंट होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज की सोशल वेलबिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, मीजर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, ऐसे कौन कौन से मीजर्स है, कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम सोशल डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहला है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट, इसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, इसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि समाज के अंदर जो भेदभाव होता है उसको एलिमिनेट करके हम सोसाइटी या सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development is the process of improving the economic condition of the individuals and the country through increased income, employment and better use of the resources. Economic development एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर इनकम, एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज के आधार पर किसी भी इंडिविजुअल और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मीजर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, यानी कि जो भी रोजगार के अवसर है वो जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, पुअर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है वुमेन को, साथ ही रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट मींस इंप्रूविंग लिटरेसी, एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल्स अमंग ऑल पीपल। एजुकेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है सभी लोगों की लिटरेसी, एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव करना। ठीक है, मीजर्स फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम एजुकेशनल डेवलपमेंट को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि सभी को हमें क्या देनी है, शिक्षित करना है। ठीक है, फीमेल एजुकेशन देनी है, फीमेल को एजुकेट करना है, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम चलाने हैं, हेल्थ एजुकेशन देनी है, स्किल हेल्थ प्रोग्राम चलाने हैं, साथ ही अवेयरनेस कैंपेन हमें चलाने हैं। ठीक है, तो इन 4 कंपोनेंट के द्वारा हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटिंग फैमिली साइज क्या होता है अभी, ये भी आपके टॉपिक है सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना है। लिमिटिंग फैमिली साइज मींस वॉलंटरी रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग मेथड्स। लिमिटिंग फैमिली साइज का मतलब होता है एप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग मेथड्स का यूज करके अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों की संख्या को रेस्ट्रिक्ट करना या उनको कंट्रोल करना।
ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हैं? हम फैमिली साइज को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं, उनको लिमिट क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनचाही प्रेगनेंसीज है, उनको हम रोकना चाहते हैं। ठीक है, टू मेंटेन एडुकेट स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसीज के बीच में हम एडुकेट स्पेस को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम लिमिट करते हैं फैमिली साइज को, नियंत्रित करते हैं फैमिली साइज को। टू प्रमोट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए फैमिली, हम करना लिमिटिंग फैमिली साइज के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, एक परिवार की हेल्थ और इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, टू सपोर्ट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, साथ ही पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य होते हैं लिमिटिंग फैमिली साइज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या होता है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर आ गया है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या होता है भाई। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। स्मॉल फैमिली नॉर्म मीन्स हैविंग ए स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन सो दैट पेरेंट्स कैन प्रोवाइड एडुकेट केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू एवरी चाइल्ड। स्मॉल फैमिली नॉर्म का मतलब होता है एक परिवार के अंदर बच्चों की संख्या कम रखना, ताकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ताकि पेरेंट्स जो है वो प्रत्येक बच्चे को एडुकेट केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, इन फैमिली वेलफेयर प्रैक्टिसेस द एम्फेसिस इज ऑन प्लान एंड वॉलंटरी पेरेंटहुड विद इन्फॉर्म चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फैमिली वेलफेयर प्रैक्टिस के अंदर प्लान और वॉलंटरी पेरेंटहुड पर फोकस किया जाता है, साथ ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको चूज किया जाता है, ताकि स्मॉल फैमिली नॉर्म को प्रमोट कर सके, यानी कि एक परिवार के अंदर कम से कम बच्चों जो है वो रख सके। ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल फैमिली नॉर्म की। सबसे पहले मदर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले रिड्यूस रिपीटेड प्रेगनेंसी, एक मदर रिपीटेड प्रेगनेंसी कम कर सकती है। ठीक है, रिड्यूस मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मदर के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो हम कम कर सकते हैं इसके थ्रू। प्रोवाइड एडुकेट रिकवरी बिटवीन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बीच में हम मदर को एडुकेट रिकवरी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, मदर की हेल्थ को हम इंप्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू। चाइल्ड के लिए क्या फायदे हैं इसके, बेटर न्यूट्रिशन, बच्चे को बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, अगर कम बच्चे हैं तो बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, बेटर हेल्थ केयर उनको मिलेगा, बेटर एजुकेशन मिलेगी, साथ ही मोर पेरेंटल अटेंशन, यानी कि जो माता पिता है उनसे अटेंशन भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स क्या होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स क्या होते हैं भाई। टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स आर द रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर ए डिजायर्ड पीरियड व्हाइल प्रिजर्विंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रेगनेंसी। टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स ऐसे रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम डिजायर्ड पीरियड तक, यानी कि जब तक हम चाहते हैं तब तक हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ ही फ्यूचर प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, दे आर यूजफुल व्हेन ए कपल वांट्स टू डिले द नेक्स्ट प्रेगनेंसी और मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। जो टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स है वो यूजफुल होते हैं जब कोई भी कपल्स जो है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी को डिले करना चाहता है या दो बच्चों के बीच में जो स्पेसिंग है उसको मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, तब ये उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है, जो टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स है ये मैंने ओबीजी नर्सिंग फर्स्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर जो यूनिट 7 है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, उसके अंदर कंप्लीट मैंने डिटेल के अंदर टेम्पररी स्पेसिंग मेथड्स क्या होते हैं वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो आपको वहां पर आपको तो जो ओबीजी नर्सिंग फर्स्ट है उसके अंदर जो यूनिट 7 है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, उसके अंदर आपको ये कंप्लीट वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आ चुका है 5 मार्क्स के अंदर, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना है आपको। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है भाई। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रेफर्स टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के बाद में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनको ही बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन अच्छे से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेशंस, यानी कि किस कंडीशन में हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है, यानी कि किसी प्रकार का प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्डम ब्रेकेज और स्लीपिंग। ठीक है, या तो कॉन्डम ब्रेकेज हो गया या स्लीपिंग हो गया, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, मिस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, जो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रही थी, वो अगर मिस्ड हो गई है, ठीक है, लेना भूल गए उसको,
तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, ठीक है, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स की, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। इसके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रिल पिल, यूलिप्रिस्टेल, एसिटल एसिटेट पिल और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूजीपी मेथड के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, उसके अंदर आता है कॉपर आईयूडी, ठीक है। कॉपर आईयूडी कैन बी इंसर्टेड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद इन द रिकमेंडेड टाइम, ठीक है। जो कॉपर आईयूडी है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉपर आईयूडी एक मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन भी प्रदान करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होने के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना है, ठीक है। इट डज नॉट टर्मिनेट एन एस्टैब्लिश प्रेगनेंसी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो प्रेगनेंसी होने के बाद में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट मीन टू रिप्लेस रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआई और एचआईवी, ठीक है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं और एचआईवी होते हैं उनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में, ठीक है। इसका डोज आपको पता होना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में, ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है 1.5 mg ओरली आपको देना है सिंगल डोज, ठीक है। अल्टरनेटिव रेजिमेन के तौर पर 0.75 मिलीग्राम प्लस 0.75 मिलीग्राम सबसे प्लस 0.75 मिलीग्राम 12 आवर्स अपार्ट, यानी कि जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसके तुरंत बाद आपको 0.75 मिलीग्राम देना है। उसके 12 घंटे बाद 0.75 मिलीग्राम आपको लीवोनॉर्जेस्ट्रिल टेबलेट देनी है, ठीक है। टाइमिंग क्या रहने वाली है इसकी, इट शुड बी टेकन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। जो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी वो ले लेना है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो विद इन 120 आवर यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको लेनी है। आल्दो इनफेक्टिवनेस इज बेटर व्हेन टेकन अर्लियर, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप जल्दी जल्दी लेते हो तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है प्रेगनेंसी रोकने की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम तो आपको 5 डेज के अंदर लेनी है। अगर आप जल्दी लेते हो तो वहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है प्रेगनेंसी रोकने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है, ये पिल कैसे काम करती है। मेनली डिले और प्रिवेंट ओवुलेशन। जो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल पिल है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो क्या करती है, जो ओवुलेशन है उसको डिले कर देती है या एक तरह से रोक देती है। अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा तो स्पर्म जो रिलीज हुआ है, ठीक है, वो ओवम से मिलेगा ही नहीं और वहाँ पे प्रेगनेंसी होगी नहीं, ठीक है। इट डज नॉट टर्मिनेट एन एस्टेब्लिश प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो गई है और आपने ये टेबलेट ले ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेगनेंसी है उसको ये टर्मिनेट कर देगा, उसको ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूलिप्रेस्टेल एसीटेट। इसका डोज आपको याद रखना है 30 मिलीग्राम ओरली हम देते हैं सिंगल डोज, ठीक है। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग कैन बी यूज विद इन 120 आवर्स 5 डेज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 5 दिन के अंदर या 120 घंटे के अंदर अंदर आपको लेना है, ठीक है। इट इज पर्टिकुलरली मोर इफेक्टिव देन अदर इमरजेंसी पिल्स ड्यूरिंग द 72 टू 120 आवर पीरियड, यानी कि दूसरे इमरजेंसी पिल्स की तुलना में ये बेहतर से 120 घंटे के पीरियड के दौरान ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलती है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसकी, ये भी मेनली डिले करती है और प्रिवेंट करती है ओवुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजीपी मेथड क्या होता है भाई। दिस यूजेज कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेनिंग एथाइल एस्ट्राडायोल प्लस लीवोनॉर्जेस्ट्रिल इन ए स्पेसिफिक इमरजेंसी डोजेज, ठीक है। इसके अंदर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं जिसके अंदर एथिनिल एस्ट्राडायोल और लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है, इथेनिल एस्ट्राडायोल 100 माइक्रोग्राम प्लस लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है 0.5 मिलीग्राम हम देते हैं। ये 12 घंटे के बाद हम रिपीट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, इट कोजेस मोर नोजिया एंड वॉमिटिंग देन डेडिकेटेड एलएनजी और यूपीए इमरजेंसी पिल, यानी कि जो यूजीपी मेथड है इसके अंदर जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, ठीक है, उसके कारण ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। एलएनजी यानी कि लीवोनॉर्जेस्ट्रिल और यूलिप्रिस्टेल
इमरजेंसी पिल की तुलना में, ठीक है। इसलिए सो एलएनजी और यूपीए इज ए जनरली प्रिफर्ड, इसलिए लीवोनॉर्जेस्टिल और यूलिप्रेस्टेल जो ड्रग है वो हम जनरली प्रिफेयर करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर आईओडी एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर कॉपर आईओडी कैसे वर्क करता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक कॉपर बियरिंग आईओडी कैन बी इंसर्टेड इनटू द यूट्रस एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में जो कॉपर बियरिंग आईओडी होता है उसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या होता है, इट शुड बी इंसर्टेड विद इन द 5 डेज और 120 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के तुरंत बाद 5 डेज के अंदर या 120 घंटे के अंदर अंदर आईओडी को इंसर्ट करना है, ठीक है। इफेक्टिवनेस की बात करें, इट इज मोर देन 99% इफेक्टिव व्हेन इंसर्टेड विद इन 120 आवर्स एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। जो कॉपर आईओडी है वो 99% इफेक्टिव होता है जब इसको 120 आवर्स के अंदर अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही ये मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, आफ्टर इंसर्शन इट आल्सो प्रोवाइड ऑनगोइंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इंसर्शन के बाद में जो कॉपर आईओडी है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन काम कैसे करती है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इनकी, इमरजेंसी पिल्स जो है वो मेनली क्या करती है, डिले और प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन को डिले कर देती है या प्रिवेंट कर देती है, जिससे क्या होगी, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। दे डू नॉट कॉज अबॉर्शन एंड कैन नॉट टर्मिनेट एन एस्टेब्लिश प्रेगनेंसी, जो इमरजेंसी पिल्स है वो ना तो एबॉर्शन करवाती है ना ही जो प्रेगनेंसी हो गई है उसको टर्मिनेट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर आईडी क्या करता है। कॉपर आईडी, कॉपर इंटरफेयर विद स्पर्म फंक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, जो कॉपर है वो स्पर्म के फंक्शन के अंदर इंटरफेयर करता है, ठीक है। साथ ही वो फर्टिलाइजेशन के अंदर भी इंटरफेयर करता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी पिल्स। जो इमरजेंसी पिल्स है उनके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यूजुअली माइल्ड एंड टेम्परेरी नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, हेडेक देखने को मिलता है, फेटिक देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। साथ ही मेंस्ट्रुअल पीरियड में कम अर्लियर और लेटर देन एक्सपेक्टेड, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो या तो जल्दी आएगा या लेट देखने को मिलता है, ठीक है। इफ वोमिटिंग अकर्स, अगर वोमिटिंग है, इफ वोमिटिंग अकर्स विद इन 2 आवर्स ऑफ टेकिंग एन इमरजेंसी पिल द डोज शुड बी रिपीटेड, अगर इमरजेंसी पिल लेने के 2 घंटे के अंदर अंदर वॉमिटिंग हो रही है तो डोज को रिपीट कर देना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एंड एमटीपी एक्ट क्या होता है भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एमटीपी एक्ट क्या होता है भाई, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एमटीपी। एमटीपी होता है क्या अभी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और एमटीपी मीन्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेडिकल और सर्जिकल मेथड अंडर द कंडीशन परमिटेड बाय द लॉ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर मेडिकल और सर्जिकल मेथड के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। द एमटीपी एक्ट 1971 वाज अमेंडेड इन द 2021। जो एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो 1971 के अंदर बना है वो 2021 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, लागू हुआ है, ठीक है। सिंपल मीनिंग की मैं बात करूं, प्रेगनेंसी को लीगल कंडीशंस के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या आरएमपी के थ्रू मेडिसिन या प्रोसीजर से टर्मिनेट करना एमटीपी कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाई वाज द एमटीपी एक्ट इंट्रोड्यूस, यानी कि जो एमटीपी एक्ट है उसको क्यों लाया गया है, ठीक है। द एक्ट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। जो एक्ट है एमटीपी एक्ट, उसका उद्देश्य है कि कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज के अंदर सेफ और लीगल जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, ठीक है। इसके बाद रिड्यूस अनसेफ अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शन को कम करने के लिए एमटीपी एक्ट लाया गया, ठीक है। प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ वुमेन, एक महिला की हेल्थ और महिला के जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए एमटीपी एक्ट बनाया गया है, ठीक है। प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया गया है, ठीक है। मेंटेन प्राइवेसी फॉर वुमेन सीकिंग एमटीपी, जो भी महिलाएं जो एमटीपी करवाना चाहती है उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए एमटीपी एक्ट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इंडिकेशंस या ग्राउंड्स क्या है फॉर द एमटीपी के लिए, यानी कि किस कंडीशन में एमटीपी का यूज होता है, ठीक है। एमटीपी में बी परमिटेड व्हेन रिस्क टू द वुमेन्स लाइफ, एमटीपी तभी करवा सकते हैं जब महिला की जान को खतरा होता है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी में केस सीरियस डेंजर टू द वुमेन लाइफ, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से महिला की जान को खतरा है तब हम वहाँ पे एमटीपी करवाते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं, ठीक है, यानी कि अबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है। सेकंड है रिस्क टू फिजिकल हेल्थ, अगर महिला की फिजिकल हेल्थ को खतरा है, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी में केस सीरियस इंजरी टू द वुमेन्स फिजिकल हेल्थ, अगर प्रेगनेंसी कारण महिला की फिजिकल हेल्थ को
इंजरी हो रही है फिजिकल हेल्थ में, तो वहाँ पे हम एमटीपी करवाते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं। इसके बाद रिस्क टू मेंटल हेल्थ, प्रेगनेंसी में केस सीरियस इंजरी टू द वुमेन्स मेंटल हेल्थ, अगर प्रेगनेंसी कारण महिला की मेंटल हेल्थ को इंजरी हो रही है तो हम वहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं, ठीक है। फोर्थ है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, अगर कोई वुमेन है जिसका रेप हुआ उसके कारण प्रेगनेंसी हुई है तो वहाँ पे एमटीपी जो है वो करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद है सीरियस फेटल एबनॉर्मलिटी, देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ बोर्न वुड सफर फ्रॉम सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज, अगर कोई बच्चा है जिसके जन्म लेने के बाद उसके अंदर फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है तो वहाँ पे हम एमटीपी करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर आर कवर्ड अंडर द एक्ट सब्जेक्टेड टू लीगल कंडीशंस, कुछ कानूनी कंडीशंस के अंदर अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो वहाँ पे भी एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ एमटीपी, कौन कौन से मेथड्स होते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के। सबसे पहले आता है मेडिकल मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेडिसिन आर यूज टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, इसके अंदर मेडिसिन यूज की जाती है ताकि जो भी प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सके, ठीक है। इट इज जनरली यूज इन अर्ली प्रेगनेंसी व्हेन क्लिनिकली अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये जनरली जो मेडिकल मेथड है वो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, जब क्लिनिकली अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, द मेडिसिन शुड बी यूज अंडर द अप्रोप्रिएट मेडिकल सुपरविजन, यानी कि जो भी मेडिसिन आप यूज करोगे अबॉर्शन के लिए या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए वो आप मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, इसके अंदर क्या होता है, ए ट्रेंड डॉक्टर परफॉर्म ए प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेगनेंसी टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस, इसके अंदर एक ट्रेंड जो डॉक्टर होता है वो एक प्रोसीजर करता है जिसके अंदर यूट्रस से जो भी प्रेगनेंसी के टिश्यूज है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। द एग्जैक्ट प्रोसीजर जो है वो डिपेंड करता है कि गेस्टेशनल एज कितनी है, हेल्थ कंडीशन कैसी है वुमेन की, साथ ही क्लिनिकल असेसमेंट कैसा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट लीगल लिमिट्स, आपको याद रखनी कि कब अबॉर्शन करवा सकते हैं, कब एमटीपी करवा सकते हैं, ठीक है। अप टू 20 वीक यानी कि 20 वीक्स तक आप एमटीपी करवा सकते हो, जिसके अंदर ओपिनियन होनी चाहिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, सब्जेक्ट टू लीगल कंडीशंस, कानूनी कंडीशंस के अंदर, ठीक है। मोर देन 20 एंड 24 वीक्स के अंदर आप करवा सकते हो जब आप 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपको ओपिनियन होनी चाहिए, साथ ही स्पेसिफिक कैटेगरीज वहाँ पे स्पेसिफाइड कैटेगरीज होनी चाहिए, ठीक है। 24 वीक्स के बाद भी आप करवा सकते हो जब मेडिकल बोर्ड प्रोविजंस में अप्लाई इन केसेज ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज, अगर किसी बच्चे के अंदर कुछ फीटल एबनॉर्मलिटीज है तो उस कंडीशन में मेडिकल बोर्ड के द्वारा आप 24 वीक्स के बाद भी एमटीपी करवा सकते हो, तो ये लीगल एज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, जिसको को जनसंख्या स्थिरता कोष या जेएसके के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड एनपीएसएफ आल्सो नोन एज ए जनसंख्या स्थिरता कोष इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट एक्टिविटीज दैट प्रमोट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। जो एनपीसीएफ है नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, जिसको जेएसके भी बोलते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है जिसके द्वारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, साथ ही जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सिंपल मीनिंग की मैं बात करूं, जेएसके इज ए फंड क्रिएटेड टू एनकरेज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड प्रमोट द स्मॉल फैमिली नॉर्म थ्रू अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जेएसके एक फंड होता है जिसके अंदर अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और स्मॉल फैमिली नॉर्म को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, गोल क्या है भाई जेएसके को चलाने के, ठीक है। सबसे पहला प्रमोट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक तरह से, ठीक है, ये चलाया गया है, ठीक है। साथ ही प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म, ठीक है, यानी कि जो फैमिली है वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए चलाया गया है, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है। एनकरेज पीपल टू अडेप्ट सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, साथ ही जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, साथ ही जो भी लोग हैं उनको सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए चलाया गया है, ठीक है। साथ ही एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो उसको बढ़ावा देने के लिए जेएस के प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग 2020, जिसको एफपी 2020 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग 2020 प्रोग्राम, ठीक है। डेफिनेशन की सबसे पहले बात करेंगे, फैमिली प्लानिंग 2020 या एफपी 2020 वाज ए ग्लोबल फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2012 टू हेल्प मोर वुमेन एंड गर्ल्स गेट एक्सेस टू सेफ वॉलंटरी एंड मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। फैमिली प्लानिंग 2020 जो है एक ग्लोबल फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव है जो 2012 के अंदर चलाया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा गर्ल्स और वुमेन की हेल्प की जाती है ताकि वो अपनी इच्छा से सेफ और मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर सके, ठीक है। मेन गोल क्या है इसका, इट्स मेन गोल
was to help 120 million additional women and girls use modern contraception by 2020। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग 2020 प्रोग्राम है, इसका मेन उद्देश्य है कि 2020 तक 120 मिलियन महिलाएं और गर्ल्स जो है वो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर सके। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, इंक्रीज एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो फैमिली प्लानिंग सेवाएं उनसे उनसे एक्सेस मिल सके, उनके एक्सेस को, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। ठीक है, मेक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इजीली अवेलेबल, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो इजीली अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको रोका जाए, ये गोल है इसका। ठीक है, साथ ही रिड्यूस अनमीट नीड फॉर द फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग है उसके द्वारा जो भी ऐसी नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही उनको कम किया जाता है। ठीक है, इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, सपोर्ट वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो भी वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स है उनको सपोर्ट किया जाता है। हेल्प वुमेन एंड कपल्स मेक देयर ओन इन्फॉर्म चॉइस। ठीक है, कपल्स और वुमेन्स को उनके खुद के चॉइस के अंदर हेल्प करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला आता है FP 2020 फोकस्ड ऑन द वॉलंटियर चॉइस प्लस करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन प्लस क्वालिटी सर्विसेज। यानी कि जो फैमिली प्लानिंग 2020 प्रोग्राम चलाया गया है उसके अंदर फोकस किया गया है कि एक महिला जो है वॉलंटियर चॉइस है उसकी, ठीक है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहती है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहती है। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको दी जाएगी, साथ ही कॉन्ट्रासेप्शन से एक्सेस उसको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वुमेन को प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही क्वालिटी सर्विस जो है वुमेन को दी जाएगी। ठीक है, इंडिया अंडर फैमिली प्लानिंग 2020। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग जो 2020 के अंदर चलाया गया उसके अंदर क्या है, इंडिया मेड कमिटीज टू इंप्रूव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। 2020 के अंदर इंडिया के अंदर कमेटी बनाई गई है ताकि फैमिली प्लानिंग सर्विस और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है इसके अंदर, $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन फैमिली प्लानिंग ड्यूरिंग 2012 से 2020। ठीक है, यानी कि 2012 से 2020 के बीच में $3 बिलियन जो है फैमिली प्लानिंग के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, इंक्रीज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव यूज टू 54.3%, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज है उसको 54.3% बढ़ाया गया है। ठीक है, ये इसका टारगेट है। इंक्रीज डिमांड सेटिस्फाइड विद मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन टू 74%, यानी कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज है उसकी जो डिमांड है उसको 74% तक बढ़ाया जाए। ठीक है, ये इसके टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या होता है भाई। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज टू इंप्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ फैमिलीज एंड सपोर्ट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। ठीक है, जिसके द्वारा फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि जो भी परिवार है उनकी हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव किया जा सके और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट किया सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसके बाद सिंपल मीनिंग के अंदर मैं बात करूं, इट हेल्प्स फैमिलीज टू डिसाइड हाउ मेनी चिल्ड्रन दे वांट, डिसाइड व्हेन टू हैव चिल्ड्रन, मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसी, गेट सूटेबल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, ये परिवार की फैमिलीज की मदद करता है। इसके थ्रू फैमिली जो है वो डिसाइड कर सकती है कि कितने चिल्ड्रन हमें चाहिए। ठीक है, कब हमें बच्चे चाहिए, साथ ही बच्चों के बीच में, प्रेगनेंसीज के बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है, कब रखनी है। ठीक है, उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा सके ताकि जो भी फैमिलीज हैं उनको सुटेबल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसलिए नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। अब बात करते हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में कि भाई फैमिली प्लानिंग सर्विसेज क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साथ ही ये प्रीवियस ईयर के अंदर, रिसेंट के अंदर 2025 की जो एग्जाम थी उसके अंदर भी ये आया हुआ है। ठीक है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर द हेल्थ सर्विसेज दैट हेल्प कपल्स decide the number and the spacing of their children by providing information, counseling and contraceptive methods। ठीक है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं होती है जिनका यूज करके कपल्स काउंसलिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के द्वारा बच्चों के बीच में स्पेसिंग और नंबर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैमिली प्लानिंग क्या होता है भाई। फैमिली प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों के बीच में नंबर और जो प्रेगनेंसीज है उनके बीच में गैप को डिसाइड करना, इसी को नाम देते हैं फैमिली प्लानिंग। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फैमिली प्लानिंग के। सबसे पहले है प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज। इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है फैमिली प्लानिंग के बारे में और कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में वो हम देना चाहते हैं ताकि फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन हो। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रमोट हो।
सेकंड नंबर पे प्रमोट बर्थ स्पेसिंग, ठीक है, हेल्प कपल्स मेंटेन हेल्थी इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के द्वारा हम प्रेगनेंसी के बीच में बर्थ स्पेसिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे प्रिवेंट अनइंटेंड प्रेगनेंसी, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस। इसके अंदर हम प्रॉपर या अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना चाहते हैं ताकि जो भी अनइंटेड या अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनको हम रोक सके, प्रिवेंट कर सके। फोर्थ नंबर पे इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, reduce health program related to repeated and closely spaced pregnancy। ठीक, इसके अंदर हम रिपीट स्पेस प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि दो बच्चों के बीच में स्पेस देना चाहते हैं ताकि मदर के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखने को मिले, ठीक है। साथ ही जो मेटरनल हेल्थ है वो इंप्रूव हो। इसके बाद है इंप्रूव चाइल्ड हेल्थ, बेटर स्पेसिंग गिव पेरेंट्स मोर टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है। अगर दो बच्चों के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगा तो जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स जो है वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं, साथ ही बच्चों को रिसोर्सेज भी ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव से ये याद रखने हैं आपको क्योंकि 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर पूछा गया था कि डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग, ठीक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग भी पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले है स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग का मतलब है यानी कि फैमिली प्लानिंग का क्षेत्र क्या है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव सेवाएं दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर प्रोवाइडिंग टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का जो टेम्पररी और परमानेंट मेथड है वो फैमिली प्लानिंग के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है बर्थ स्पेसिंग, हेल्पिंग कपल्स मेंटेन ए हेल्थी गैप बिटवीन प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग के थ्रू प्रेगनेंसी के बीच में हेल्थी गैप को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, जिससे बर्थ स्पेसिंग को मेंटेन किया जा सके। थर्ड नंबर पे प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसके अंदर काउंसलिंग एंड प्रोवाइडिंग ए सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और काउंसलिंग जो है वो कपल्स को दी जाती है। फोर्थ नंबर पे इनफर्टिलिटी सर्विसेज, इसके अंदर असेसमेंट काउंसलिंग एंड रेफरल फॉर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। अगर किसी भी कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे असेसमेंट काउंसलिंग और रेफर भी उसको किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है मेन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज कौन कौन सी होती है भाई, ठीक है। सबसे पहले है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, इसके अंदर क्या होता है, द हेल्थ वर्कर एक्सप्लेन अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बेनिफिट्स एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, करेक्ट यूज ऑफ मेथड्स, स्पेसिंग एंड लिमिटिंग ऑप्शंस, हेल्प द कपल मेक एन इन्फॉर्म एंड वॉलंटरी चॉइस। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग एक फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती है, ठीक है, जिसके अंदर हेल्थ वर्कर जो है वो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो भी अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसके बारे में बताता है, साथ ही जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में बताता है, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनको यूज कैसे करना है, ठीक है, और स्पेसिफिक और लिमिटिंग ऑप्शंस के बारे में बताता है। साथ ही कपल्स की वॉलंटरी चॉइस में जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको चूज करने में हेल्थ वर्कर कपल्स की हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है टेम्पररी और स्पेसिंग मेथड्स, दीज आर यूज व्हेन द कपल वांट्स टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी। जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी को डिले करना चाहता है या उनके बीच में स्पेस देना चाहता है तब टेम्पररी और स्पेसिंग मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं जैसे कॉन्डम्स, मेल एंड फीमेल, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आईयूडी सच एज कॉपर आईयूडी, इम्प्लांट्स वेयर अवेलेबल, नेचुरल और फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, ठीक है। ये सारे यूज किए जाते हैं टेम्पररी और स्पेसिंग मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यूज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं, इसके एग्जांपल्स है लिवोनोर्जेस्टिल इमरजेंसी पिल, यूरिप्रेस्टिल एसीटेट और कॉपर आईयूडी, ठीक है। इट शुड बी यूज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, ये आपको जल्दी जल्दी यूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे परमानेंट मेथड यूज बाय द कपल्स हु डू नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। परमानेंट मेथड का यूज ऐसे कपल्स करते हैं जो अब किसी प्रकार के बच्चा जो है वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं दो मेथड, फीमेल स्टरलाइजेशन जिसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और मेल स्टरलाइजेशन मेथड होता है उसको वेस्टेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने यूनिट 7 के अंदर ओबीजी की जो यूनिट 7 है ओबीजी फर्स्ट की उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं हम रोल ऑफ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये भी आपके टॉपिक दिया गया है और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर नर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। तो याद रखना आपको मेन रोल ऑफ द नर्स, सबसे पहला जो रोल होता है नर्स का वो होता है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। इसके अंदर नर्स क्या करती है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करती है। साथ ही प्रमोट स्मॉल फैमिली एंड बर्थ स्पेसिंग प्रैक्टिस, साथ ही स्मॉल फैमिली और बर्थ स्पेसिंग जो प्रैक्टिस है उनको प्रमोट करती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है काउंसलिंग, इसके अंदर क्या करती है नर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो भी अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनके बारे में बताती है, एक्सप्लेन करती है। हेल्प कपल मेक ए वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म चॉइस, साथ ही जो भी कपल्स है उनकी जो इन्फॉर्म चॉइस है, ठीक है, और वॉलंटरी और इन्फॉर्म चॉइस है उनके अंदर हेल्प करती है उनको।
करेक्ट मिथ एंड मिसकंसेप्शन, जो भी मिथ है, जो भी मिसकंसेप्शन है, ठीक है, जो भी गलत अवधारणा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, उनको सही करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर पे कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज। इसके अंदर नर्स जो है वो प्रोवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट मेथड्स विद इन हर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस सच एज कॉन्डम्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अंदर जो नर्स होती है वो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो भी कॉन्डम्स होती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। काउंसिल अबाउट आईयूसीडी, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड स्टरलाइजेशन, रेफर व्हेन ए प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अंदर नर्स जो है वो काउंसिल करती है, काउंसलिंग देती है कि आईयूसीडी कैसे यूज करना है, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और स्टरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। साथ ही अगर कोई प्रोसीजर की आवश्यकता होती है तो वहां पे रेफर करती है। इसके बाद है मोटिवेशन। इसके अंदर नर्स जो है वो एनकरेज करती है कपल्स को टू यूज सुटेबल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिससे वो सुटेबल फैमिली प्लानिंग मेथड्स का यूज कर सके, ठीक है। इसके बाद एनकरेज मेल पार्टिसिपेशन इन फैमिली प्लानिंग, साथ ही जो मेल है उसकी फैमिली प्लानिंग में जो पार्टिसिपेशन है उसको भी एनकरेज करती है। नेक्स्ट है फॉलो अप। इसके अंदर चेक क्लाइंट्स आफ्टर स्टार्टिंग ए मेथड, किसी भी मेथड को स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट्स को चेक करती है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड मैनेज माइनर साइड इफेक्ट विद इन स्कोप, उसके बाद स्कोप के अंदर जो भी माइनर साइड इफेक्ट्स उनको आइडेंटिफाई करती है, उनको मैनेज करती है, ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके अंदर जो नर्स होती है वो प्रमोट करती है प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसी के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग को प्रमोट करती है, ठीक है। प्रोवाइड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, साथ ही मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अंदर नर्स एक्सप्लेन करती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज करना है, इसके बारे में नर्स एक्सप्लेन करती है। लास्ट है रेफरल। इसके अंदर रेफर क्लाइंट्स फॉर आईसीडी इंसर्शन, स्टरलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसके अंदर नर्स जो है वो क्लाइंट्स को आईसीडी इंसर्शन के बाद लिए, स्टरलाइजेशन के लिए और किसी भी कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए रेफर करती है हायर सेंटर के अंदर, ठीक है। तो ये रोल ऑफ नर्स आपको याद रखना है, 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 4 है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए वो तो आपको करने ही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन के बनने की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसलिए इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।